हेलो फ्रेंड्स। मैं हेमंत कुमार नायक हूं और जैसा कि मैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूं तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जेई मेंस 2024 जो कि अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसका क्या क्या क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री के और उसका कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस के लिए उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। ठीक है, तो वील स्टार्ट टुडे। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे जेई मेंस 2024 में जो क्वेश्चन आए थे उनका कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन भी थोड़ा यहाँ पर देखा जाएगा, जो कि अप्रैल में हुआ था। अप्रैल यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग आज इस सेशन में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे जेई मेंस में 2024 का वो क्या क्या था उसको देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। यहाँ पे एल ग्लूकोज का करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, ग्लूकोज डी एल या डी एल स्मॉल एल ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे कैपिटल एल और एल जो कैपिटल एल ग्लूकोज है उसके बारे में पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। तो यहाँ पे CHO CH2OH सभी में रहेंगे और उसके बाद HOH का पोजीशन देख के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये डी है या एल है। ठीक है, तो डी एल अलग अलग कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का तो यहाँ पे केमिस्ट्री का ही बताया जा रहा है, तो ऑर्गेनिक सेक्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख सकते हो 1 2 3 4। ठीक, तो इसका जो आंसर है ना वो करेक्ट आंसर होगा 1। 1 इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1 है। यहाँ पे देख सकते हो CHO यहाँ पे CH2H है और HOH H है एच है OH है OH है H है ऐसा करके। तो यहाँ पे एल ग्लूकोज का जो करेक्ट स्ट्रक्चर है ऑप्शन 1 आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल बेस्ड है तो आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन डन है, आगे बढ़ते वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर इन C7H16। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर देयर इन C7H16। एक हाइड्रोकार्बन है C7H16, उसमें हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है। ठीक है, जो मतलब क्या है आइसोमर क्या होता है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उससे होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। ठीक है, मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर हैं वो सेम होंगे लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है कि इसमें जो C7H16 है कितना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला 5, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 9। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो क्या है, फोर्थ वन है 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका बनेंगे C7H16। क्या है, हेप्टेन है। ठीक है, ये क्या है, हेप्टेन है इसका नाम, हाइड्रोकार्बन है। तो आप देख सकते हैं आइसोमर से ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था जो कि क्या पूछा है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C7H16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4, मतलब फोर्थ ऑप्शन विच इज 9। 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। ठीक, 9 टोटल 9। तो 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ C7H16। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट जो म्यू होता है उसको ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला Nn+1। ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन में होता है। तो मैं रब कर देता हूँ, तो ये इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब जो ठीक है जो डायपोल मोमेंट है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो यूनिट है बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अमोनिया का है या NF3 का है या PCl5 का है या CH4 का है। ठीक, तो यहाँ से इसको स्ट्रक्चर से देखना होता है। जैसे अमोनिया का है तो ऐसा होगा
एक लोन पेयर रहता है, ये हो गया। और NF3 है, उसमें भी यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऐसा। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा तो ये यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा इसका। तो ये इसको ये दे सकता है डायपोल मोमेंट, इसलिए अमोनिया का ज़्यादा होता है। उसका PCl5 है, CH4 है, CH4 क्या है, उतना इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होगा सारे तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मूवमेंट अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, अमोनिया NH3 हैज द मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन है। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन और भी, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। Which of the following show only one oxidation state except its elemental state? Which of the following show only one oxidation state except its elemental state? तो यहाँ पे elemental state के बारे में बात हो रही है। वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा इसमें से जो वन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इट्स एलिमेंटल स्टेट शो करता है? निकिल है, कोबाल्ट है, या स्कैंडियम है, या टाइटेनियम है? तो यहाँ पे जो स्कैंडियम है ना, वो क्या है, करेक्ट आंसर हो रहा है। स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा यहाँ पे शो करता है वो बताना था। तो यहाँ पे स्कैंडियम है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और उसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्सेप्ट इट्स एलिमेंटल स्टेट। तो ये था यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सेंट्रल एटम में। इसमें से कितना स्पीसीज है उसमें मतलब जो उसका सेंट्रल एटम के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है NO3, BCl3, ClO2, ClO3 माइनस। ठीक है, तो इसका जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 में से कितना नंबर ऑफ स्पीसीज है वो बताना है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम इन ClO2 माइनस एंड ClO3 माइनस मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, तो यहाँ पे जो Cl एटम है सेंट्रल एटम, उसमें ClO2 माइनस एंड ClO3 माइनस में यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो है, तो इसमें से एक में है, इसमें भी है। तो टोटल यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं, इसमें सेंट्रल एटम में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम है प्रेजेंट। क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो 2 इसमें टाइप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल। ठीक, यहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात हो रही है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताना है हैविंग इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके डी ऑर्बिटल में। यहाँ पे स्पीसीज ये है CuH2S6+2, FeH2O6+3, CrH2O6 2+, NiH2O6 2+। तो ये स्पीसीज है, इसमें से इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में उसको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है 2 ही है, मतलब यहाँ पे 2 स्पीसीज है जिसमें कि ऐसा पॉसिबल है, मतलब इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में है। तो ऑल आर क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये सब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे कॉपर का है, ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1 है, और FeH2O6+3 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, CrH2O6 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है डी ऑर्बिटल में ना। तो उसके बाद यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं NiH2O6+2 में क्या है, 2 है। तो इवन नंबर में क्या है, 4 और 2 है। तो टोटल 2 स्पीसीज है इस जो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं 4 में से 2, उसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। If EMF of hydrogen electrode at 25 degrees Celsius is 0 pure water, then pressure of hydrogen in bar. If EMF of hydrogen electrode at 25 degrees Celsius is 0 pure water, then pressure of hydrogen in bar. तो pressure of hydrogen in bar बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10 to the power -14, सेकंड है 10 to the power -7, थर्ड है 1, फोर्थ है 0.5। If EMF of hydrogen electrode at 25 degrees Celsius is 0 pure water, then pressure of hydrogen in bar
ये क्या है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1। प्रेशर जो होता है बार में 10⁻⁻14 होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो क्या वो बन जाएगा 1/2 H2 बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें गेन किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाया है। यहाँ पे ईएमएफ जो होता है 0 - 0.059/1 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 × 1/2, क्योंकि यहाँ पे एसिडिफिकेशन होगा, और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन। यहाँ पे ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड है, प्योर वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ पे PH2 × 1/2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमएफ यहाँ पे क्या है, जीरो है ना, जीरो जीरो है, ईएमएफ जीरो है, मतलब यहाँ पे जीरो लिख देंगे। ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 10 ब्लॉक 10 को और जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। यहाँ से PH2 जो है 10⁻⁻14 आ जा रहा है। ठीक, तो इसलिए करेक्ट आंसर है जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन बार जो हो जाएगा, तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। यहाँ पे दिया है ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज गिवन बिलो। ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज इक्वल बिलो। प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ दिया है, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डेंसिटीज है, ρ1 ρ2 ρ3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम है। यहाँ पे बताना है, रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या, कौन सा पॉइंट लेना है, क्या लगता है, मेरा पॉइंट ले लेते हैं, इस वाला पॉइंट। यह एक कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर कांस्टेंट करा लेते हैं। ठीक, इससे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, तीनों का कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे PV इक्वल टू NRT पता है हमें आइडियल गैस के लिए, PV इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मोल है, ये भी कांस्टेंट कर लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट से भी कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि R जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे P1 मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो हमें पता है जो क्या होता है, PV इक्वल टू NRT से, PV इक्वल टू NRT से डेंसिटी टर्म में हम लिख सकते हैं N/V होता है। ठीक है, N/V, तो इसको वेट बाय मोलिकुलर मास लिखते हैं, वेट बाय डेंसिटी में जाता है। तो डेंसिटी ρRT बाय मोलिकुलर मास प्रेशर के टर्म में आ जाता है ना, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी RT बाई मोलिकुलर मास, ये सबको पता रहता है। ठीक है, यहाँ कैसे वो समझ में आया ना, ये वॉल्यूम नीचे चला गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को हम लोग वेट बाई मोलिकुलर मास लिखते, तो ऐसा करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोलिकुलर वेट आइडियल गैस है, इक्वल नंबर ऑफ मोल, आइडियल गैस यहाँ पे क्या है, अ, मतलब मोलिकुलर मास इसमें सेम है। तो यहाँ पे जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, इसीलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर किसका ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ρ1 जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ρ1 ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर इसके बाद यहाँ पे ρ2 ग्रेटर देन ρ3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जा रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक, मतलब ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NOCl माइनस O2 माइनस O2 माइनस O2। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NOCl माइनस O2 माइनस O2 2 माइनस एंड O2। ठीक, तो ये बताना है।
टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NO CN माइनस O2 माइनस O2 2 माइनस O2। ठीक है, यहाँ पे जो 5 है उसमें से दो दो ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो स्पीसीज में ही 2 स्पीसीज है जिसमें क्या है सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि NO है, NO टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 15 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है 1 है। ठीक है, और CN माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। O2 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन एक वाले क्या है, 2 ही स्पीसीज है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका जो आंसर है न्यूमेरिकल आंसर टाइप है 2, यहाँ पे 2 टाइप कर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरान का। ठीक है, यहाँ पे इसका जो जैसे बी बोरान नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, तो ठीक है ऐसा हो। तो इसका जो बी है तो इसका 2s2 है। बोरान का लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आउटर सेल में 2p1 है, नाइट्रोजन का 2p3 है, ऑक्सीजन का 2p4, क्लोरीन का 2p5। ठीक है ऐसा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्लोरीन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है से वो हाफ फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इस पर कुछ ज़्यादा रहेगा। अच्छा, और इसीलिए इसका जो ऑर्डर हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो, क्लोरीन का सबसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरान। क्वेश्चन नंबर 11 पे ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और एनी रिएक्शन K is equal to K1 K2 by K3 and E1 is equal to 400, E2 is equal to 300, E3 is equal to 200, hence E overall कितना है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो E ओवरऑल है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, K इक्वल टू K0 इंटू बार माइनस E/RT होता है। ये यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ln K है वो क्या हो जाएगा, ln K0 माइनस E/RT हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो K है, K और E मतलब उसको इसका ओवरऑल लेंगे अगर E ओवरऑल, ठीक, तो यहाँ पे लॉग है इसकी, इसको लॉग लेते हैं अगर, तो ln K इक्वल टू ln हो जाएगा K1 K2 एंड K3। तो फिर इसका क्या सॉल्व क्या हो जाएगा, ln K1 K2 माइनस ln K3। ठीक है, ln लॉग है भी क्या होता है, लॉग K1 प्लस लॉग K2 माइनस लॉग K3। ठीक है ऐसा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं जो ln K है ना, ln K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है। ठीक, इसलिए ln K1 E1 लिख सकते हैं, ln K2 को क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं। और ये माइनस है, ठीक है, माइनस ln K3 है, इससे यहाँ पे माइनस ये किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे ln K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, E1 E2, इसका जो ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल अब E1 पता है हमें, E1 पता है कितना है, ये 400 है, 400, और E2 300 है, 300, और माइनस में E3 कितना है, 200 है। ये हो जाएगा टोटल कितना, 500 हो जाएगा, 500। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इस टाइप से क्वेश्चन आए थे जेई मेंस से, जो होता है उतना टफ नहीं होगा, आप थोड़ा तैयारी करोगे, टाइप करोगे तो अच्छा से यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेट ऑफ NaCl in 500 ml aqueous solution is 5.85 ग्राम, कैलकुलेट द मोलारिटी।
So if weight of NaCl is 500 ml aqueous solution is 5.85 gram, in calculate the molarity, molarity निकालना है, molarity ये होता है number of moles of molecule divided by volume of solution in liter, in liter होता है. weight of NaCl in 500 ml, तो ये अगर ml में कर लेते हैं ना, ml कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, नंबर इसको 5.85 ग्राम है NaCl का, तो 5.85 उसका मोल कितना हो जाएगा, 5.85 उसका हो गया. मोलिकुलर वेट NaCl का कितना होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl 23 और क्लोरीन का 35.5, तो यहाँ से हो जाएगा 58.5 होता है, तो 58.5 हो गया. और इसका कितना है 500 ml है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कट जाएगा 5 1 जब 5 2 जब, और यहाँ पे पॉइंट है तो 585 दो आ जाएगा, इधर एक कटेगा, दो एक यहाँ पे 2 1 जब 2 5 जब, ठीक है. तो ये कट गया तो 1/5 आया, मतलब 0.2 आया. यहाँ पे करेक्ट आंसर है 0.2, इसलिए इसका जो मोलारिटी यहाँ पे आ गया, मोलारिटी कितना आ गया, मोलारिटी ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो 0.2 लिख देंगे, ठीक है. इसमें टाइप कर देंगे 0.2, ठीक है. तो ऐसा मोलारिटी निकालने की नंबर वाई वाला ऐसे करके 0.2 मोलारिटी आ गई. जय सर. तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पहले रफ कर देते हैं. रफ कर देते हैं, चेंज कर कलर चेंज कर. क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 molar 2 ml solution of KMnO4 is neutralized with 20 ml H2C2O4. Calculate molarity of H2C2O4. ये बताना है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2C2O4 बताना है. तो यहाँ पे रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन वाला है. एक देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, यहाँ पे KMnO4 है सोल्यूशन, न्यूट्रलाइज करना है H2C2O4 से. उसके बाद हमें कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2C2O4 करना है. यहाँ पे MnO4 है प्लस C2O4 2 माइनस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, H प्लस इसमें रिलीज हो रहा है, Mn2 प्लस में CO2 में बन रहा है, ठीक है सर. तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर 5 है, MnO4 माइनस का एन फैक्टर 5 होता है, और C2O4 2 माइनस का एन फैक्टर 2 होता है, ठीक. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो N1 M1 मोलारिटी होता है इंटू एन फैक्टर इक्वल टू V2 M2 इंटू एन फैक्टर, ठीक है. ऐसा यहाँ पे MnO4 का कितना है 2 ml है, 2 ml, और मोलारिटी इसका 2 है, ठीक है. एन फैक्टर कितना है 5 है, और इसका जो कैलकुलेट मोलारिटी ना, इसका हमें मोलारिटी निकालना है, तो वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम 20 में है, इसका मोलारिटी निकाल सकते हैं. एन फैक्टर 2 है इसका, ठीक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक 2 कैंसिल हो गया, ठीक. अब ये 2 1 जा 2 10 जा, और ये 5 1 जा 5 2 जा, तो मोलारिटी कितना हो गया 1/2. इसका मतलब क्या है 0.5 आ गया, 0.5. तो इसलिए हम निकाल सकते हैं कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2C2O4 कितना आ गया 0.5, तो इसको हम लोग ऐसा 0.5 कर देंगे, ठीक है. ऐसा अब इसका आगे चले जाते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. de Broglie wavelength of electron of fourth orbit of hydrogen atom is sorry, sorry,
हेलो गाइस, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 14 को देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पाई आर नॉट, where r naught is Wolf's first orbital radius of hydrogen atom x each की भी x है यहाँ पे x। तो x जो है उसको बताना है, x each क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। x इंटू पाई आर नॉट वेयर आर नॉट Wolf's फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो x each कितना है वो बताना है। तो यहाँ पे 4 लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर 4 होता है। 4 लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर 4। यहाँ पे इसका क्योंकि मतलब 2 पाई आर क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस होता है। यहाँ पे हमें फोर्थ ऑर्बिट का है तो फोर्थ ऑर्बिट करेंगे, और फोर्थ एन लेमडा होता है ना, यहाँ पे एन लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर होता है यहाँ पे। तो इस टाइप से यहाँ पे 2 पाई आर में फोर्थ रेडियस का है, इसलिए 4 लेमडा हो गया। ठीक है, फोर 2 पाई आर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। और आर ना, ठीक है, और यहाँ पे आर ना और एन स्क्वायर, यहाँ पे आर एन स्क्वायर होता है, आर 4 हो जाएगा सर, इसलिए 4 नॉट इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एक को कटेगा, 8 पाई आर नॉट हो जाएगा। लेफ्टा इज इक्वल टू 8 पाई आर नॉट। यहाँ पे क्या है, डी बाई वेव लेंथ बोला ना, तो वेव लेंथ जो है 8 पाई आर नॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है वो कितना हो गया, 8 हो गया। करेक्ट आंसर है 8। ठीक, तो 8 इज द करेक्ट न्यूमेरिकल आंसर टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, अब चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। Among which of the following decreasing order of basic strength will be? Among which of the following decreased order of basic strength will be? ये बताना। Among which of the following decreasing order of basic strength will be? OH माइनस H माइनस HCO माइनस FeCO माइनस, ऐसा है। तो उसके बाद पांचवा है OR। ठीक है, यहाँ पे OR है। Among which of the following decreasing order of basic strength will be? डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग बताना है। तो द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज एच फॉलो। एच माइनस का ज्यादा है, फिर ओ आर का, फिर ओ एच माइनस का, फिर सी एच सी ओ माइनस का, फिर एच सी ओ माइनस का। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो 2 है। 2 इज द करेक्ट। पहले मतलब 2 आएगा। एच माइनस का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, फिर उसके बाद ओ आर का है, फिर ओ एच माइनस का है, फिर सी एच सी ओ माइनस का है, फिर उसके बाद जो एस सी ओ माइनस का है। ठीक है, इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर है 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कैलोमल? व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कैलोमल? कैलोमल जो है एक इलेक्ट्रोड है, वो किस टाइप का इलेक्ट्रोड बताना है। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, या मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इट्स एनायन, केस आयन, मेटल मेटल आयन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2, मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इट्स आयन एनायन। मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इट्स एनायन। तो मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इट्स एनायन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। ठीक है, ये कैलोमल है, तो मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इट्स एनायन। ठीक है, ऐसा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Total number of elements which do not use all valence electrons in bonding as per their group number, among them oxygen, sulfur, fluorine, nitrogen, aluminum, carbon, silicon। ठीक, ये जो 3 and 3, 6 and 7 जो हैं एलिमेंट, total number of elements which do not use all valence electrons in bonding as per their group number among them। ग्रुप नंबर के बॉन्डिंग जो है उससे नॉट यूज, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं करते। तो ये है। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा है, सल्फर का 6 है, फ्लोरीन का यहाँ पे 7 है, नाइट्रोजन का यहाँ पे 5 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सी का 4, सी कार्बन का 4 है, ऐसे खान का 4 है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट यूज ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कौन सा यूज नहीं करता है वो बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है इसका जो आंसर है। हम्म, इसका जो करेक्ट आंसर है 3 है। 3 जो है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते। तो इसका जो है
एक तो ऑक्सीजन है, एक तो ऑक्सीजन, एक तो क्लोरीन है, एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 1:2, 3:2, 1:2, तो इसका P6 रहेगा। यहाँ पे जो ये जो है वो लोग नहीं करते। अच्छा, ठीक है, मतलब 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में यूज नहीं करते। ठीक, तो इसमें से 3 ही है। ठीक है, 7, 5 मतलब क्लोरीन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम जो है लोग नहीं करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट एक्स एंड वाई और गिवन बिलो रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट एक्स एंड वाई और गिवन बिलो रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एंड वाई रिएजेंट है, उनका यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसको बनने के लिए यहाँ पे क्या क्या लगता है, एक्स एंड वाई क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है। कि इसको देखते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हम क्या, डायलूट एनएच 20 डिग्री सेल्सियस, HBr CH3CO है। डायलूट एनएच 20 डिग्री सेल्सियस, Br2CH3CO है। एल्कोहलिक एनएच 80 डिग्री सेल्सियस, HBr CH3CO है। एल्कोहलिक एनएच 80 डिग्री सेल्सियस, HBr साइड। ये सब क्या है, ये क्या है, क्लोरो बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरो है, क्लोरो। तो ठीक है, तो ऐसा ही है यहाँ पे। तो इसमें जो हमें क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन ही बनाना है, मतलब पोजीशन बस चेंज कराना है। तो यहाँ पे रिंग एक्सटेंशन हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशन यहाँ पे फॉलो करता है, तो देख लो। एल्कोहलिक एनएच 80 डिग्री सेल्सियस में रहता है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है 3 है। 3 एल्कोहलिक एनएच रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस, HBr CH3OH होगा। यहाँ पे एल्कोहलिक एनएच 80 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद यहाँ पे HBr CH3 का रिएक्शन करा देते हैं, तो पहले एल्किन बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है HBr CH3 से हो जाएगा, तो 3 है। एल्कोहलिक एनएच 80 डिग्री सेल्सियस एंड HBr CH3 इस टाइप से आप देख सकते हो, इससे कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंपेयर लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरीन OH माइनस HCl CO। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ बताना है, फ्लोरीन का OH माइनस का, HCl माइनस का, CO का। ठीक, तो पहला जो इसमें जो है इसका करेक्ट ये है। ठीक, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब CO का सबसे ज्यादा लिगेंड स्ट्रेंथ है, फिर OH माइनस का, फिर फ्लोरीन का, फिर HCl माइनस का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, उसका वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस का जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है। उसके बाद ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर है, ये वीक फील्ड लिगेंड में। इसीलिए यहाँ पे CO जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रेंथ है, उसका लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर वो एक मैडम का है, CL माइनस का। ठीक है, करेक्ट आंसर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा होता है, उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड का लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20, which of the following compound will not give taste of nitrogen by help of lysagnase extract? In which of the following compound will not give the taste of nitrogen, nitrogen का taste नहीं देता by the help of lysagnase extract? तो हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ग्लाइसिन, यूरिया। तो इसका जो हाइड्रोजीन है ना, वो लिसाग्नेस टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता, मतलब टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन पास नहीं करता, लिसाग्नेस एक्सट्रैक्ट से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 1। हाइड्रोजन NH2 डज नॉट कंटेन कार्बन ऑन फ्यूजन with the sodium metal. It cannot form NaCN.
So hydrazine does not show Lysognis test. Lysognis test पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री देख चुके हैं। मिक्स ऑफ और भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है K2MnO4 एल्कलाइन से मीडियम है, KMnO4 प्लस Mn2 बन रहा है। फाइंड द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन बोथ द प्रोडक्ट, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। K2MnO4 एल्कलाइन मीडियम है, KMnO4 बन रहा है, Mn2 जा रहा है। तो ये बता रहे KMnO4 से Mn+4 मतलब के Mn जा रहा है, तो +5 से +7 +7 है, D0 डायपोल मोमेंट। यहाँ पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन बोथ द प्रोडक्ट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन यहाँ मैग्नीज है, +7 D0 U0। तो इसमें जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे 0 है, और इसमें MnO2 +4 है, +4, इसमें Mn का +4 है, 3D3 मैग्नेटिक मोमेंट 3.87। ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बताना था, तो 0 + 3.87, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4 हो रहा है नियरेस्ट इंटीजर में, इसलिए यहाँ पे जो 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आगे बात करिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 है during the test of group 4 NH4Cl is added with NH4OH, why during the test of group 4 NH4Cl is added with NH4OH, why to increase the concentration of OH minus ion, to decrease the concentration of OH minus ion, to increase the concentration of H plus ion, to decrease the concentration of H plus ion। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 है, that to decrease the concentration of OH minus ion during the test of group 4 NH4Cl is added with NH4OH, why? So answer is to decrease the concentration of OH minus ion. NH4Cl is added with NH4OH to decrease the concentration of OH minus ion in order to avoid precipitation of further group elements। फर्दर ग्रुप एलिमेंट्स का प्रेसिपिटेशन होने से तो उसको अवॉइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है स्टेटमेंट 1 अल्फा हाइड्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर कार्बोनिल गिविंग एल्डोल। स्टेटमेंट 2 है बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल सो क्रॉस एल्डोल। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे सही बताना है, तो इसका जो सही है क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर कार्बोनिल गिविंग एल्डोल, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल तो क्रॉस एल्डोल, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रोसीड टू अल्फा हाइड्रोजन, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या है, इथेनॉल है अल्फा हाइड्रोजन सो क्रॉस एल्डोल, ट्रू है। तो दोनों सही, ठीक है सर। तो नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट इन बिलो गिवन रिएक्शन, व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट। करेक्ट प्रोडक्ट क्या है बताना है। रिएक्शन दिया है, यहाँ बेंजीन है, CHO है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ZnHgHCl हीट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, विच ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट। तो करेक्ट प्रोडक्ट है, इसका रिएक्शन हो रहा है ZnHgHCl एंड हीट के प्रेजेंट में, यहाँ जो प्रोडक्ट है कौन सा है वो बताना है। ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्लूड्स रिस्पेक्टिव एल्केन। तो क्लीमेंसन जो रिडक्शन है वो क्या करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को इस रिस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ZnHgHCl है, तो ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो R1 डबल बॉन्ड है कार्बोनिल कंपाउंड तो क्या करेगा, वो उसमें हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देखो जो कार्बोनिल है यहाँ पे H आ जाएगा, तो H आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे H आ जाएगा, O आ जाएगा 3। इसका जो सॉरी यहाँ पे कार्बोनिल ना, इनको भी यहाँ पे कराया है, तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे वो हटा देगा, एज बना देगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। मतलब जो भी इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड या कीटोन, उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड वाला नहीं। क्लीमेंसन रिडक्शन आपको याद रखना है, यहाँ पे ZnHgHCl है, हीट है, वो क्या है, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कार्बन क्या बोलते हैं कीटोन है, तो उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करा देता है, मतलब एल्केन में कन्वर्ट करा देता है।
ये टीम इंट्रोडक्शन का अच्छा क्वेश्चन था। आई होप सो यू लर्न। So now we'll move on to the next question. यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन थे जिनको हम लोग देख चुके हैं। I think we are now end of the session. Total 25 questions थे। Total 24, sorry, 24 questions were there. We have come to an end of the today's class. So I hope guys you enjoyed my session, and these are the chemistry's questions which come in JEE Mains 2024. So I hope you enjoy my session and you learn from my video. Thank you guys from being here, and I will again come up with a different topic. I mean different question paper of JEE Mains, and some concept also I will tell and I will teach you so that you can prepare for next year JEE Mains exam, and we can clear the JEE Main and also JEE Advanced so that we can get in admission in IIT and NITs. Thank you guys for being here, and goodbye and have a nice day. Thank you guys.